Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start chapter number 7th of biology, which is bioenergetics. First of all, हम देखते हैं कि bioenergetics है क्या. Bio mean life, living organisms, and energetics mean related to energy. मीन्स कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फूड की सिंथेसिस हो रही है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, और इसमें सब में क्या हो रहा है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है. तो इन सब को हम किस में रिलेट करते हैं, किस में स्टडी करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में. अगर हम बायो एनर्जेटिक्स का बैकग्राउंड देखें कि क्या होता है बायो एनर्जेटिक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं लिविंग सेल्स की बॉडी में बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और लिविंग सेल्स जो हैं वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है. किस तरह से ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस एंटर हो रहे होते हैं और सेल से एग्ज़िट कर रहे होते हैं. जिन सब्सटेंसेस की सेल को ज़रूरत होती है वो सेल में एंटर होते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो सेल से एग्ज़िट कर जाती हैं. तो जब सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर होते हैं तो वो मालिक्यूल्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं और उससे नए मालिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, नए मालिक्यूल्स बनते हैं. अब ये सारा प्रोसेस के मालिक्यूल्स सब्सटेंसेस का सेल में एंटर होना, उसकी ब्रेक डाउन होना और उनसे न्यू सब्सटेंसेस बनना, न्यू मालिक्यूल्स बनना, इन सब को एनर्जी करवा रही होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर हम एनर्जी देखें तो सेल के अंदर एनर्जी जो है 2 टाइप्स की होती है. एक होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है हमारे सेल में, मीन्स कि वो एनर्जी जिसने फ्यूचर में यूज़ होना होता है अपनी सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और अभी वो सेल में स्टोर फॉर्म में है. तो जब पोटेंशियल एनर्जी के बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी सेल्स की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए यूज़ होती हैं. मीन्स कि जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है उस वक्त हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ ATP. What is bioenergetics? Bioenergetics is the study of energy relationships and energy transformations in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी के रिलेशनशिप और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना, यानी जैसे कि अभी हमने देखा कि एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो कि सेल में स्टोर है और इसकी ज़रूरत होने पे जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होना और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इस सब को हम किस में स्टडी करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए फ़ूड लेते हैं. जिस तरह हम भी फ़ूड खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. फ़ूड में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी फ़ूड में एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जब हम फ़ूड खाते हैं, फ़ूड लेते हैं, तो फ़ूड के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे 2 टाइप्स, मज़ीद आगे 2 फॉर्म्स में काम करती है, 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है. एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट की फॉर्म में एस्केप हो जाता है, और बाकी कुछ एनर्जी जो है वो हमारी ATP की फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर हो जाती है. ATP के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी हम उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइप्स में कन्वर्ट हुई, हीट एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी दोबारा से. ये जो स्टोर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ये लेटर ऑन बाद में फिर कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. किस लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे सेल में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए ये दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से ये इनका रिलेशनशिप और इनका किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस सब को हमारे बुक में फिक 7.1 फ़्लो चार्ट के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स जो हैं सूरज की रोशनी को, सनलाइट को यूज़ करते हैं, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 को यूज़ करते हुए प्लांट्स जो हैं अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, फूड स्टफ, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज मालिक्यूल प्रिपेयर हो गया. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मालिक्यूल्स के बॉन्ड के में जो एनर्जी स्टोर है ये है पोटेंशियल एनर्जी. जब इस फूड स्टफ़ की ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक डाउन होगी इन बॉन्ड्स की, तो कौन सी एनर्जी रिलीज़ होगी, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 फॉर्म्स में आगे
कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म्ड होती है। एक उसमें हीट की फॉर्म में ये एस्केप होती है, और सेकंड वन जो है इसकी कुछ एनर्जी की कुछ जो है टाइप, कुछ फॉर्म ये जो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी सेल में स्टोर होती हैं। लेटर ऑन सेल को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए दोबारा से किस में हो जाती हैं? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन एटीपी, जो कि एटीपी में स्टोर थी, वो दोबारा से हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए, कौन से वर्क को? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, मेंटेनेंस को और केमिकल सिंथेसिस को, इनको परफॉर्म करने के लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस पूरे फ्लो चार्ट में अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे हीट एस्केप हो रही है, और बाकी एनर्जी जो है हमारे काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही है, और कुछ जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है एज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि फ्यूचर में वो सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में जो है वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और ये जितने भी वेरियस प्रोसेसेस हैं इसमें क्या है? कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी 3 चीज़ों पर कंप्राइज होती है: एक्विसेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। एक्विसेशन मीन्स कि हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ले रहे हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन मीन एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एंड थर्ड वन, उस एनर्जी को फिर हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट प्रोसेस में, लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फ्लो है एनर्जी का कि हमने पहले एनर्जी को ऑब्टेन किया, जिसको हम एक्विसेशन कह रहे हैं, उसके बाद हमने उसकी जो स्टोर एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद हमने उस एनर्जी को यूज़ किया अपने लाइफ डिफरेंट वेरियस लाइफ प्रोसेस में, जो कि ग्रोथ है, मूवमेंट है और रिप्रोडक्शन है। इन सब में हमने एनर्जी गेन की, और ये सारा एक कांस्टेंट फ्लो है हमारी लाइफ में एनर्जी का। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी लेते हैं। अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन एटम्स। ठीक है, एटम्स में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अभी किस तरह से होते हैं? अगर एक एटम अपना हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या हाइड्रोजन एटम गेन करता है, तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया, और इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम एक और बात क्लियर कर लें कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इट मीन्स दैट जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ करता है तो इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ करेगा तो इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यानी वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन हुई वहाँ पे। सिमिलरली इसी तरह से अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम गेन करता है तो इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो रिड्यूस हुआ, और वहाँ पे क्या हुई? रिडक्शन हुई। ठीक है, अगर एटम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, एक ही बात, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। अगर वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो हम कहेंगे ये रिड्यूस हो गया, और वहाँ पे रिडक्शन हो गई। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होती है तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सेकेंड वन अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो भी एनर्जी का ज़रिया हो सकते हैं, एनर्जी का किस तरह से, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन और अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, कौन से शेल में हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स
फर्स्ट शेल में हैं, मींस कि वो न्यूक्लियस से करीब हैं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी और वहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो सकते। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन मालिक्यूल की। ऑक्सीजन मालिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल एसोसिएशन में हैं, ठीक है, स्टेबल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं हो सकते। इसका मतलब है दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से एनर्जी नहीं मिल सकती। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एटम से निकाल के किसी दूसरे एटम के साथ अटैच कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं उसका, फॉर एग्जांपल कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे, हमने ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो एक अनस्टेबल एसोसिएशन में चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा जल्दी से वापस अपने घर यानी ऑक्सीजन के पास जाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब ये इस बात पे क्या डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन है और इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है किसी भी एटम में, वहाँ से किस तरह से वो रिलीज़ हो सकते हैं। अगर वो आउटर मोस्ट शेल में है तो वहाँ पे न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे कम होगी, और वहाँ से अगर वो रिलीज़ होंगे तो वो फोर्स एक एनर्जी का ज़रिया बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो इनर मोस्ट शेल में हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा है, वहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो सकते। इसी तरह से बुक में अगर हम फिक्स 7.2 रिडॉक्स रिएक्शन को देखें समझने के लिए, तो यहाँ पे ए मालिक्यूल एक कंपाउंड बनाया गया है ए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 साथ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, ए कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर कंपाउंड बी देखें, बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। फर्स्ट इसमें देखें तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सेकंड इसमें देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये रिड्यूस हो गए, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये क्या है, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज हो रहे हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, एक गेन कर रहा है तो दूसरा लूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिससे हमें सेल को एनर्जी मिलती है। तो बेटा हमारा यहाँ टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आपने इसकी फिक्स 7.1 एंड 7.2 फ्लो चार्ट और इन दोनों को नोट्स पे ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है इनकी, और ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से याद करने हैं। थैंक यू।